चलो अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे? अगर बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास आप निकालते कैसे? ठीक है, तो मान लीजिए आपने कोई रिजिड बॉडी ले लिया। क्या ले लिया बेटा? रिजिड बॉडी। आप थोड़ा सा जो है इस तरीके की बॉडी बना लीजिए जो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी को कंसिडर कर लेते हैं। भाई एक रिजिड बॉडी है जो कि अनसिमेट्रिकल, ठीक है। हमने एक एक्सिस ड्रॉ किया इस तरीके से जहां पे लगभग लगभग सबकी डिस्टेंसेस क्या हो, लगभग इक्वल, नियरली। अनइक्वल भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए एक पार्टिकल आपका M1 मान लीजिए, दूसरा पार्टिकल आप M2 मान लीजिए, ज्यादा नहीं लेते, कंसिडर करते M3 तक मान लेते हैं, ठीक है, तीसरा पार्टिकल। और इनसे डिस्टेंसेस बेटा कितना है? मान लो एक्स एक्सिस पे अगर मान लो ले रहे हो या फिर किसी R एक्सिस पे लेते हो, आप इसका मान लो, चलो x1 मान लो, इसका बेटा x2 मान लो, और इसका क्या मान लो, x3 मान लो, अप टू सो ऑन। अगर mn के लिए लेते हो, किसके लिए लेते हो बेटा? mn पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ m पार्टिकल्स के लिए। उसका जो मास है ना वो n है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसका मास जो है अगर n नंबर है तो आपका mn हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? xn लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझना ध्यान से, ये आपकी एक्सिस है। यहां से हमने खींचा m1 माना, x1 माना, m2 माना, x2 माना, m3 माना, x3 माना, m अप टू सो ऑन mn माना और xn माना, ठीक बात है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अब हम लोग इसमें लगाएंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये स्टेटमेंट क्या करता है बताओ आप? अगर आपने 3 के लिए लिया है, अगर आपने 3 या n पार्टिकल्स के लिए लिया है, तो होता इसमें क्या है, जो टोटल मोमेंटम का सम रहेगा वो बराबर किसके होगा? ओवरऑल के। तो P इज इक्वल टू बेटा कितना होगा? P1 प्लस P2 और प्लस बेटा कितना होगा? P3 अप टू सो ऑन कितना हो जाएगा? Pn के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान समझो, P इज इक्वल टू बेटा कितना होता है? M इंटू V होता है ना, होता है ना। और यहाँ P1 कितना होगा बेटा? M1 V1 हो जाएगा, प्लस यहाँ M2 V2 हो जाएगा, प्लस बेटा M3 V3 हो जाएगा, अप टू सो ऑन बेटा कितना होगा? Mn Vn क्या हो जाएगा बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है ना। अब एम बी, एम को आप एम लिखो और उसको क्या लिख सकते हो? डी एक्स अपॉन में क्या लिख सकते हो बेटा? डी टी लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इसको कैपिटल एक्स मान सकते हो क्योंकि बहुत सारे एक्स छोटे छोटे हैं, तो इसको आप क्या मान लो? कैपिटल एक्स मान लो। यहाँ बेटा क्या करोगे? M1 और यहाँ कितना होगा? डी एक्स वन अपॉन में डी टी वन, प्लस यहाँ M2 हो जाएगा बेटा डी एक्स टू अपॉन में डी टी टू, और प्लस M3 हो जाएगा बेटा डी एक्स थ्री अपॉन में डी टी थ्री, अप टू सो ऑन कितना होगा? एम एन डी एक्स अपॉन में एन। ठीक बात। अब होता है इसमें क्या है कि हमारे पास जो मिला था, क्या मिला था बेटा? एम डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू बेटा, वहां पे ना 1 बाई डी टी कॉमन कर, उसमें से क्या मिलेगा बेटा? M1 डी एक्स वन प्लस M2 डी एक्स थ्री प्लस M3 डी एक्स थ्री अप टू सो ऑन MN डी एक्स एन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक बात है। अब ध्यान समझना बेटा, डी टी सी टी आप कैंसिल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। डी से सब डी हटा सकते हो, सारे डी ना, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, डी कॉमन करके आप हटा सकते हो। या फिर आप ऐसे देखो, ऐसे बोला नहीं जाता, मैं आपको देशी भाषा में समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे डी डायरेक्ट कटता नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो हमेशा छूट जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? आपको कभी बड़ी क्लास में जब आप जाओगे, बीटेक में जाओगे या फिर आप थोड़ी इससे ऊपर क्लास में जाओगे, तो वहां पे कभी कट पिट नहीं करना है, वो अंडरस्टूड है, वो समझ, मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से अपने आप ही हट जाएगा वो। तो आपके पास मिलेगा क्या बेटा? एम एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? M1 x1 मिलेगा, प्लस M2 x2 मिलेगा, प्लस M3 x3 मिलेगा, अप टू सो ऑन बेटा क्या मिलेगा? Mn xn के बराबर मिलेगा। बोलो, ठीक बात है। अब m को आप नीचे ले जाओ तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू, अभी x ही रहेगा, समझ लो, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अप टू सो ऑन बेटा कितना होगा? Mn xn अपॉन बेटा कितना हो जाएगा? कैपिटल M। ठीक बात है। अब यहाँ बेटा जब इस मास को चेंज करते हो ना, कि जो कैपिटल मास है बेटा वो क्या है? टोटल मास का सम। जो कैपिटल एम है वो क्या है? टोटल मास का सम है। तो आप क्या लिख सकते हो? अब यहाँ पे लिखोगे एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अप टू सो ऑन Mn xn अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन Mn। मतलब हमें क्या फॉर्मूला मिला बेटा? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अप टू सो ऑन Mn xn अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। ये एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे? वाई सी ओ एम, वाई एक्सिस के लिए निकालेंगे। क्या मिलेगा? M1 y1
प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 अप टू सो ऑन MN/N अपॉन बेटा कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन MN की क्या हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, इसी प्रकार से ZCOM लगा लेंगे, कितना मिलेगा M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस M3Z3 अप टू सो ऑन कितना होगा MNZN अपॉन बेटा कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन कितना हो जाएगा MN के बराबर। ठीक बात, कोई दिक्कत। वेक्टर फॉर्म में, जो वेक्टर फॉर्म में आता है वेक्टर फॉर्म में भी इसमें आपको करना है। वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से करना है, अगर हम लोग RCOM वेक्टर RCOM निकालते, क्या निकालते हैं बेटा वेक्टर RCOM, कैसे निकालोगे बेटा, हाँ जी R1 प्लस M2 R2 दो भी ले लेते हैं बेटा बेसिकली, अपॉन में कितना हो जाएगा M2 प्लस M1 ना M1 प्लस M2। ठीक है, अगर बेटा इसके सारे कंडीशंस आपको लिखवाना हो एकदम नोट्स प्रॉपर बनाइए अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें क्योंकि सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर मासेस सेम हो गए, मान लो M1 इज इक्वल टू M2 हो गया, तो आप क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर RCOM इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, यहाँ M1 प्लस M2 बच जाएगा ना, नहीं R1 प्लस R2 बच जाएगा, R1 प्लस R2 बच जाएगा ना, R1 प्लस R2 बन जाएगा, और क्या बचेगा बेटा 2, यही बचेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है? अगर वेक्टर VCOM निकालना आपको, वेक्टर VCOM निकालना मतलब वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास निकालना, तो क्या करोगे बताओ, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अप टू सो ऑन बेटा कितना होगा MNVN अपॉन बेटा कितना होगा बताओ M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन MN। अगर बेटा आपको एक्सीलरेशन का भी सेंटर ऑफ मास निकालना हुआ, तब भी आप क्या करोगे, मास का मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है, मास बगल में रहेगा ही रहेगा। बोलो A1 क्या है, A2 क्या है, एक्सीलरेशन है, M1 A1 प्लस M2 A2 अप टू सो ऑन MN AN अपॉन बेटा कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन MN की तरह। ठीक है, यहाँ आप M3 के कर लीजिए, तब आप यहाँ 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, सेंटर ऑफ मास का बेसिक कंसेप्ट है कि भाई आपको निकालना कैसे है। ठीक, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मैं आपको पीछे कर दे रहा हूँ, ठीक है पीछे कर दे रहा हूँ, पीछे से आप लिख लो सारा सेंटर ऑफ मास। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इज 1.1 एंगस्ट्रॉम, 1.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक बात है, गिवन दे रखा है बेटा, मास ऑफ कार्बन 16 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा 12, 12 और 16 ना। अच्छा, ऊपर वाला कार्बन था, मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, एक का कितना है बेटा 12 है कार्बन का, और 16 कितना है, चाहे तो आप ऐसे लिख लो 12 और 12 और 16। ठीक बात है, AN2 calculate the center of mass, center of mass कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। बताओ उस क्वेश्चन को, बताओ आप, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन, द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन इन CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज 1.1 एंगस्ट्रॉम। गिवन है आपको बेटा मास ऑफ कार्बन 12 AMU एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, ये दोनों दे रखा है।
कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। सेंटर ऑफ मास इसका बताना है, बताइए जरा कितना आएगा। बेटा ये बात समझो, आपके पास ये वैल्यूज दे रखी है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, इसके भी डिस्टेंस कितनी है बेटा 1.1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर सेंटर ऑफ मास निकालना कैसे निकालोगे, देखो एक्स का अंदर फॉर्मूला आपके पास है कितना, दो दे रखे हैं मॉलिक्यूल, m1 x1 प्लस m2 कितना हो जाएगा x2 अपॉन में कितना हो जाएगा m1 प्लस m1 की वैल्यू बता सकते नहीं, m1 की वैल्यू बता सकते, m1 की वैल्यू बेटा 12, x1 क्या लोगे बेटा 0 वहीं पे 0 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बताओ 16 इंटू कितना है x2 की वैल्यू कितना है बेटा 1.1 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 12 प्लस 28 ना, तो कितना आएगा 60 इंटू 1.1 अपॉन में 28, सॉल्व करो 0.63 आना चाहिए इन दिस फॉर्म। नहीं चलो एक क्वेश्चन आपका और है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या कह रहा है, कह रहा मासेस 2 8 2 4 ऐसे दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं हाँ 4 मासेस है, आर प्लेस एट कॉर्नर ए बी सी डी, डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर is 80 centimeter. The distance of center of mass center of mass center of mass from A will be इसका मैं आपको फिगर ही बनाता हूँ। आपके पास ये है y एक्सिस, ये है आपके पास, ठीक है, आपके पास ये दे रहा है ए बी सी डी ना, ए बी सी और इस बात है। उसके बाद इन्होंने ये रखा है कि ये तो आपका ओरिजिन है, ए कॉमा 0, ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 किलोग्राम यहाँ पे रखा है, 2 किलोग्राम यहाँ पे रखा है, 4 किलोग्राम यहाँ पे रखा है और 2 किलोग्राम यहाँ पे, ठीक बात है। अब आप निकालो इस क्वेश्चन एक बार फिर समझ क्या करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले इसमें अगर आप फिगर देखते हो,
इसमें क्वेश्चन आपका है कि मास 8242 किलोग्राम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ABCD, स्क्वायर द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए विल बी। ए से आपको निकालना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाने से पहले बेटा हम लोग पहले सब बाइसेक्ट्स निकाल लेते हैं ना। तो डायगोनल इज इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या होता है, a√/2, यही होता है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ डी की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है हाँ? और a√2 यहाँ बेटा अगर a की वैल्यू निकालोगे कितना होगा, 80 अपॉन में √2 हो जाएगा, बोलो यही हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कैसे तरीके से कर सकते हो आपको पता है। टोटल मिला के कितना आ जाएगा, स्लाइस करने के बाद 40√2 बन जाएगा, बोलो ये बन जाएगा। अब आप जब आप निकालते हो, क्या निकालते हो बेटा, चार आपके पास गिवन है, क्या निकालते हैं, चार आपके पास मासेस गिवन है, तो आपको चार लेना है फॉर्मूला में। XCOM इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ठीक है, क्या निकालोगे बेटा, या RCOM निकालोगे, सेंटर ऑफ मास RCOM निकाल लो, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अप टू सो ऑन, मतलब चार है तो चार ही लो, अब तो सॉल्व कर लोगे जब n टाइम्स रहेगा, चार हमें गिवन है तो चार लेते हैं, M4R4 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, बोलो भैया मासेस आपके पास गिवन है। देखो ध्यान से, जो बेटा वैल्यूज हैं, वैल्यूज कैसे आपको निकल के आएंगी सामने, मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो बात को, पहली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, खत्म हो गया पहला, R1 खत्म हो गया ना, R2 पे आते हैं, M2 तो M2 रखो, M2 वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, कितना दे रखा है, M2 4 था, 2 था, तो 2 इंटू क्या कर दोगे बेटा, बताओ यहाँ पे R2 की वैल्यू ए, केवल ए एज्यूम करने, क्योंकि ए एक्सिस पे चल रहे हो ना, केवल इस पे चले हो। देखो ध्यान समझ लो, पीछे फिगर समझा रहा हूं आपको फिगर वाइज, देखो ये चले हो, यहां से यहां तक अभी जा रहे हो आप, तो बस केवल यही डिस्टेंस लोगे, कितना डिस्टेंस लोगे आप, ये डिस्टेंस तक लोगे, ठीक बात है। तो कितना a,0 लोगे ना, तो y वाला 0 हो गया, खत्म हो गया, बचा कितना आपका x वाला, तो x वाला हमने ले लिया, कितना ले लिया बताओ, 2 इंटू कितना 40√2, बोलो यही। और M3R3, हाँ इसकी होगी, इसकी 0 हो जाएगी लास्ट वाले की, ठीक है, तो कितना होगा बताओ, M3R3, M3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, मासेस ऑफ थर्ड कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, हाँ सेम सेम 40√2, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 0 पूरा, ठीक है। अब होता इसमें क्या है, अब यहाँ मासेस को कम कर दो, कितना आएगा टोटल, 16 आ जाएगा। अब इसको बेटा जब सॉल्व करोगे ना, तो पूरा कितना आएगा पता है आपको, 15√2, मतलब आई के डायरेक्शन में, और वाई के डायरेक्शन, जे के डायरेक्शन में कितना है, वो जे वाला है, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा बताओ, ये भी आया कितना, उतना इतना ही आएगा, आप सॉल्व करके चेकआउट कर लेना, ठीक है, सेम वैल्यूज मिलेगी आप, ठीक बात है। मासेस आपने गलत तो नहीं बताया, सही है, सेम आएगा ना, 50√2 आई कैप प्लस 50√2 जे कैप, ठीक है, आई बार सॉल्व कर लो। हाँ नहीं क्लियर हुआ, वो वाई के लिए है, तुम थोड़ा जोड़ रहे थे क्या, अच्छा ये नॉर्मल में ठीक है, ठीक है क्लियर है। अब बेटा अगर डिस्टेंस निकाल, बेटा ये हमारे पास फिगर, पहले हम लोग यहाँ से यहाँ चले, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पहले हम लोग एक्स एक्सिस में जाते हैं, फिर वाई एक्सिस में जाते हैं, हाँ एक्स की वैल्यू में क्या मिलेगी, ए मिलेगी, सिर्फ ए मिलेगी, क्योंकि वाई हम चल ही नहीं रहे हैं, वाई तो 0 हो जाएगा, इसमें चलेंगे तो एक्स 0 हो जाएगा, वाई के लिखने तो 0 कॉमा ए लिखोगे, बोलो भाई, फिर इसमें भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग चल रहे सेम चीज चले, फिर ओरिजिन पहुंच गए चौथे वाले के लिए,
पहले यहाँ पे ओरिजिन था, फिर यहाँ पे लास्ट में ओरिजिन। ठीक है, हमें दो केवल जाना है, नहीं, एक 0, है, एक A,0, बाकी दोनों तुम्हारा ओरिजिन ही बन गया। अगर आप 4 ले रहे हो, दो दो तो ओरिजिन बन जाएगा आपका, अगर आप यहां से ले रहे हो, वहां से ले रहे हो। अगर आप एक का 0 वैल्यू हो गई, दूसरे की अपने आप 0 पे, वो ओरिजिन पे है, नहीं समझे? और हाँ, और दूसरे वाले क्या हो गई, एक आप एक्स लो, आई कैप लो, और एक बार आप जे कैप। ठीक बात है। समझ में आएगा? क्लियर है? देखो, d इज इक्वल टू हमने ऐसे निकाल लिया था, अब हमने लास्ट कहां तक किया था, ये। ठीक है, डिस्टेंस निकालोगे तो आपका क्या मिलेगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा लो, कितना होगा, रूट ओवर 15 √2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आगे ले लो बस केवल, और कितना होगा बेटा, माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बताओ, रूट ओवर 15 √2 का होल स्क्वायर कितना होगा बताओ, 15 √2 का होल स्क्वायर 25 इंटू कितना होता है, 2, 50 का होल स्क्वायर कितना, 225 ना। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, सेम ही आएगा, 225 इंटू 2, कितना आंसर आएगा टोटल, 2,900 आ रहा है, कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर नहीं है, समझ में आ नहीं आया? क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे हुआ है ये चीज समझ में, डायगोनल आपने कैसे निकाला, d इक्वल टू a√2, ये आपकी वैल्यू कैसे मिल गई। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन था, समझ में आया? अरे बहुत इजी है यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लगाना है M1 X1 M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, 4 के लिए 4 लगा लो, 3 के लिए 3 निकालो, 2 के लिए 2 निकाल लो, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, किसकी बात आती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब थोड़ा सा आपका लीनियर और एंगुलर दोनों मैच करेगा। एंगुलर मोशन की अगर आप बात करते हो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, किसकी बात करते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, ठीक बात है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पूरा आपका सर्कल मान लो है, आपने इस तरीके से लिया, इसको आपने मान लो एक्स मान लिया, इसको आर मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर बेटा वेक्टर एक्स निकालेंगे हम लोग, तो आप लिख सकते हो इसमें वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर थीटा। बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, जो पहला रिलेशन बनता है, ये बनता है एल इज इक्वल टू आर थीटा भी बोल सकते हो, वेक्टर एस इक्वल टू आर इंटू थीटा बोल सकते हो, जहां वेक्टर एस क्या है, ये आपका जो आर्क बन रहा है वो क्या है, एस है, आर्क क्या है, एस है, एस इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस कितना हो गया, थीटा के बराबर हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, रेडियन होती है, क्या होती है, रेडियन। लेकिन ये डायमेंशन लेस है ना, हाँ जी, थीटा का कोई डायमेंशन होता है क्या, थीटा इक्वल टू 2 पाई भी तो होता है, थीटा का डायमेंशन लेस मानोगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर नंबर्स बहुत सारे हों, ठीक है, तो आप नंबर का क्या करते हो, मल्टीप्लिकेशन कर देते हो, तो आप लगाते हो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n के बराबर लिखते हो। समझ में नहीं आ रहा, ये अभी आएगा, अब इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, एन का मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी आपको, एन का किस तरीके से कहां यूज होता है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी वाले केस में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर एस इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, देन ये आपका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, थीटा क्या होगा, 2 पाई होगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई n। हमने क्या किया, जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारे दिए होंगे तो आप उसको लगा सकते हो, ठीक बात है। देखो इसको, एंगुलर वेलोसिटी,
बात करते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या बनेगी बताओ। एंगुलर वेलोसिटी को बेसिकली किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा, ओमेगा से। ठीक है, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है आपको, थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बेटा आप ओमेगा थीटा बाई टी लिखते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन टी भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है, इससे भी आप ओमेगा लिख सकते हो। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, अगर आपको इंस्टैंटेनियस पूछेगा, क्या पूछेगा, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या चीज है, इसका मतलब होता है कि अगर थोड़े समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए, स्मॉल समय के लिए जो भी हमने एंगुलर स्पीड अटेंड किया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे आप यहां से चल रहे हो, बस हो गया, ये लीनियर वाला हो गया। ऐसे आप चक्कर में देख लो, जैसे कोई पार्टिकल चक्कर करता, जैसे यहां से बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, दिस इज नोन एज इंस्टैंटेनियस एंगुलर स्पीड। मतलब टाइम जो इंटरवल है वो कितना, और जीरो होने वाला है, खत्म होने वाला है, उस ड्यूरेशन का आपका क्या, एंगुलर वेलोसिटी, उस ड्यूरेशन का एंगुलर वेलोसिटी क्या बोला जाएगा बताओ, इंस्टैंटेनियस क्या बोला जाएगा, एंगुलर स्पीड। तो इसको आप कहते हो लिमिट लगाते हो बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यहाँ पे अभी देखो ना, डेल्टा थीटा अपॉन में कितना लिखते हो, डेल्टा टी, बोलो, इज नोन एज ओमेगा, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी। नहीं, टाइम जीरो की तरफ बढ़ रहा है, जीरो हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन है इंस्टैंटेनियस एंगुलर स्पीड बोलते हो आप। हाँ जी, इंस्टैंटेनियस, हाँ, डी थीटा बाई डी टी लिख लो, कोई दिक्कत, डी थीटा बाई डी टी लिख लो, कोई दिक्कत, डी भी चेंज ही होता है। चलो नेक्स्ट पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या नाम है बेटा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको बेटा किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। मान लीजिए आप ओमेगा नॉट से घूम रहे हो कहीं पे, आपकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। अगर आपको बेटा अल्फा निकालना तो अल्फा इज इक्वल टू क्या करो, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में क्या करोगे, टी माइनस 0 या टी कर सकते हो। अगर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिखना है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा अपॉन में क्या लिख सकते हो, डी टी के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हो। अगर आप इसका यूनिट लिखना चाहो तो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना, ठीक बात है। अगर इसका लिमिट लेके इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन लिखना चाहते हो, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अब 0 ही होने वाला, डी ओमेगा अपॉन डी टी, अगर डी टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये हमारा क्या है, इंस्टैंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी के बराबर। ठीक बात है, इसको लिख लो, फिर आपको कंपेरिजन करवाते हैं थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा कंपेयर कराते हैं भैया। देखो सबसे पहले जो बात आती है, बात कुछ इस तरीके से आती है कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, या फिर लीनियर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन में जो हमारा कंपेरिजन होता है कुछ इस तरीके से होता है, लीनियर मोशन और बेटा हमारा क्या है, एंगुलर मोशन। नहीं, वो तो अभी बाद में आएगा ना, क्योंकि इनर्शिया वगैरह कराएंगे तब आएगा, अभी इनर्शिया वगैरह नहीं कराए हैं, इनर्शिया वगैरह के बाद में आ जाएगा। ठीक है, लीनियर मोशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, सबसे पहले जो बात आती है उसमें ये आती है भैया कि हम लोग इसमें पढ़ते क्या है, एल इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, आर थीटा पढ़ते हैं ना, यही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे एस लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, मतलब थीटा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा हम लोग इनिशियल से यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओमेगा नॉट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ओमेगा लिख देते हैं। यहाँ बेटा हम लोग टाइम को टी से टी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, टी और टी लिख सकते हो। जो पहला फॉर्मूला, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो फॉर्मूला बनता है एक्स इक्वल टू बेटा क्या बनता है, यू इंटू टी बनता है, क्या बनता है, एक्स इक्वल टू यू इंटू टी। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ बेटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या बन जाएगा, टी के बराबर। बोलो समझ में आ रहा है, बस एस के प्लेस पे हमने थीटा रख दिया,
और यू के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, ओमेगा नॉट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा नॉट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, एस का v प्लस यू बाई टू इंटू क्या बनता है बेटा, टी बनता है। यहाँ से नया फॉर्मूला आपके पास आ गया, लो। अब थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, टू इंटू कितना हो जाएगा, टी के बराबर। ठीक बात है। अब इसके आगे से ही लिखते जाना, v इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, u प्लस ए टी के बराबर। यहाँ क्या मिलेगा बेटा हमें, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर। बोलो, v इज इक्वल टू, v के प्लेस पे ओमेगा रखा, u के प्लेस पे ओमेगा नॉट रखा, a के प्लेस पे अल्फा रखा और t के प्लेस पे टाइम रखा। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मिलता है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा, टू ए एस। यहाँ क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा बन जाएगा। बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एसेंट का फॉर्मूला, एनवे सेकंड में चाहिए डिस्टेंस, एनवे सेकंड में चाहिए डिस्टेंस, एन सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस ना, क्या मिलेगा, यू प्लस हाफ ऑफ ए टू एन माइनस वन बन जाएगा बच्चा। और यहाँ क्या मिलेगा, थीटा एन बन जाएगा, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टू एन माइनस वन क्या बन जाएगा बेटा, बराबर बन जाएगा। ये सारी चीजें पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको इससे दो क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब हमने स्टार्ट किया है, ये दो क्वेश्चन इस पे करते हैं ना, दो क्वेश्चन इस पे करते हैं। कि पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, बेटा क्वेश्चन नंबर वन आपका इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर वन है आपका बेटा, द व्हील ऑफ अ कार is rotating at the rate of is rotating at the rate of at the rate of 1200 revolution per minute, revolution per minute। ठीक है। on pressing the accelerator, pressing the acceleration accelerator for 10 seconds, it starts rotating 4500 revolution per minute। ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसको तुरंत निकालो। एंगुलर एक्सीलरेशन देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि नहीं, the wheel of a car is rotating at the rate of the 1200 revolution per minute. On pressing the acceleration for 10 seconds, it starts rotating to 4500 revolution per minute. The angular acceleration क्या होगा, क्या होगा, इसको जल्दी बताओ। तो जल्दी चलो बताओ भैया, ये हमारा क्वेश्चन बता रहा।
देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बेटा a wheel initially at rest is rotated with a uniform angular acceleration. The wheel rotates through an angle theta 1 in first 1 second and through an additional angle theta 2 is the next 1 second. The ratio of theta 2 by theta 1 बताना है आपको, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बताइए। हाँ, जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये है, द व्हील ऑफ अ कार 1930 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 1930 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, ठीक है, 1931। इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाना है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में टी। बेटा यहाँ क्या करना है, 2 पाई n2 माइनस n1 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा टी। इसको सॉल्व करना है बस, केवल सॉल्व करना है। 1930 एक का क्या है, वो आएगा या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वैल्यूज, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बेटा 45 45 यहाँ 45 रखो, यहाँ 1200 रखो। उसको कन्वर्ट करना, लास्ट में कन्वर्ट भी करना है ना डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में। जितना आएगा इससे आंसर ना, वहां 360/2 पाई से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर देना, बस आंसर है आपका। देखो बेटा, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान समझो, क्या नाम है। देखो बेटा, यहाँ हमने क्या करें 2 पाई। अब आपको ये सॉल्व करना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ n2 माइनस n1, ये आपका बेटा कितना 4500 माइनस 1200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको घटा लो बेटा, कितना आएगा बताओ, कितना 2 पाई इंटू 660, बोलो यही आ रहा है। ये कितना आ रहा है 4500 से 1200 घटा रहा है, इसका आ रहा है कितना 660 जी। ठीक है बेटा, अब इसको ना डिवाइड करना, 60 से डिवाइड भी कर लेना। पूछो क्यों, सेकंड में करने के लिए, वो मिनट में है, रिवोल्यूशन पर मिनट है। अब इससे यहाँ से कट कर लेना और यहाँ बेटा कितना होगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेटा जितना आएगा ना 2 पाई इंटू 33 अपॉन बेटा कितना जाएगा 60 ना, 6 इंटू 10 इंटू बेटा करना क्या पता है 360 डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। इससे इसको कटा दो, जितना आएगा उतना आपका ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, the wheel rotates through an angle theta 1 in first 1 second and through an addition angle theta 2 is the next 1 second. The ratio of theta 2 by theta 1. चलो निकालो, बताओ इसका कितना आया था। अभी इनिशियल रेट इसमें क्या रेस्पेक्ट, इसमें थीटा 2 by theta 1 की वैल्यू रेस्पेक्ट क्या होता है इसका, बताओ टर्म्स कैसे होगा, बताओ एक बार बताओ। इसका तो रेशियो आएगा ना 3:1, 3:2, 3:5। आपका सुनो मेरी बात, अभी भाई उसको मानो ना, मानो आप कराओ। अभी initially at rest rotated with the uniform angular acceleration, the wheel rotates to an angle theta 1 in first 1 second and to an additional angle theta 2 in the next 1 second. The ratio of theta 2 by theta 1 का वैल्यू बताओ आप बस। हाँ, साइलेंट होकर के बिल्कुल। हाँ ये पता है, मैं आपको बताऊं एक चीज, ये क्वेश्चन मैंने लीनियर में भी करा रखा है। एक हाइट से पार्टिकल छोड़ते हो, पहले 5 सेकंड में चला, फिर 5 सेकंड में चला, फिर 5 सेकंड में चला, तो आप सबको जोड़ते हो कैसे, थीटा 1 इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा थीटा 1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा, अल्फा रहने दो 1 का स्क्वायर करो, थीटा 1 इज इक्वल टू बेटा कितना होगा हाफ अल्फा, ये हो जाएगा। थीटा 2 जब रखोगे बेटा तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 रखोगे, ध्यान दो ये है कंडीशन। तो कितना बनेगा बेटा बताओ,
आप अल्फा तो अल्फा रखो, बाकी जो आप देखो, पहले घर का आंसर भी गलत, पहले तो तुमने 3/2 बोल दिया, क्यों बोल दिया था भाई? तो होता इसमें क्या है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करो। और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। बोलो यहाँ पे तो क्या आएगा, बताओ आंसर। θ1 + θ2 इज इक्वल टू नेक्स्ट 1 सेकेंड, मतलब जोड़ दोगे, टाइम भी जुड़ेगा, कितना 1+2। ठीक है, अब यहाँ कितना करो, 8 अल्फा और कितना होगा 4, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अल्फा ना, θ1 + θ2। बोलो भैया कितना आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा ना। अब यहाँ से बेटा दोनों केसों को सॉल्व करो, तो θ1 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी बताओ आपको, α/2, ये तो पता ही पता है। तो θ2 की वैल्यू कितनी बताओ, 3/2 अल्फा ना, ये आएगी। अब θ2/θ1 कर लो, θ2/θ1 इज इक्वल टू कितना होगा, 3α/2 इंटू कितना हो जाएगा 2/अल्फा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, कितना होगा θ2/θ1 इज इक्वल टू 3:1। बोलो भैया, ये है, नोट डाउन करो इसको फटाफट। चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी बनेगी वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें सबको रहता है भाई यार ये बहुत तगड़ा चीज है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह निकालेंगे, आपको दे देंगे भी यहाँ पे कि हर एक बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हो, निकलते हो आप, स्फीयर का आपका, डिस्क का आपका, रिंग का आपका, हॉलो स्फीयर, ठीक है, सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हर एक बॉडी का हर एक पार्टिकल अपने एक्सिस के प्रति क्या करती है, रोटेट करती है, अपने एक्सिस के टर्म्स में क्या करती है, रोटेट करती है। हर एक बॉडी अपने एक्सिस के टर्म्स में क्या करती है, रोटेशन करती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो उस मास का और जो एक्सिस का जो सम होता है उसके स्क्वायर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है किसके बराबर होता है, इनर्शिया के बराबर होता है। ये तो आपका रहा कंसेप्ट वाइज, फॉर्मूले से कंसेप्ट निकला, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में ये होता है किसी बॉडी का अपने एक्सिस के प्रति रोटेट करना ही क्या बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट घूमना। ठीक है, इनर्शिया का मतलब वो घूमना चाहता है, मतलब जिस फेज में उसी फेज में रहना चाहता है। समझ में आ रहा है बात, थोड़ा सा डीप चीजों को। ठीक है, जैसे मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा है, लट्टू घूम रहा है, तो अपने एक्सिस के प्रति घूमना चाहता है, तो उसका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जैसे कोई ब्लॉक है या फिर कोई आपका रिंग है, डिस्क है, वो एक एक्सिस के प्रति क्या करता है, रोटेट करना चाहता है, जिस फेज में है उसी फेज में रहना चाहता है, जब तक कि उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। वही इनर्शिया वाला रूल इसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो होता क्या है, सेंटर ऑफ मास का ये मतलब नहीं होता कि भाई सेंटर ऑफ मास ही है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है, वो पूरे एक्सिस का सम भी लेते हो, फॉर्मूले में देखो ना, अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो फॉर्मूले में पहले चला जाया करो, फॉर्मूले हमने क्या पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास का तो मास थोड़ी ना है, जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट करता है, वो वेट पे डिपेंड करता है। क्यों, जैसे आप बाल्टी का पानी उठा लो या फिर आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो एक तरफ आप झुक जाते हो, आप ऐसे हो जाते हो। क्यों हो जाते हो, क्योंकि आपने वेट को बैलेंस करने के लिए, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात समझ आ रही है। अभी अभी पता है, अभी मैं एक लेमिना लूंगा, उसमें आपको जब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बताऊंगा तो उसमें क्या होगा पता है आपको, दो एक्सिस रहेगी, उसमें आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हो, आईजी बोलते हो, आईजी बोलते हो। और वो क्या है, वो सेंटर ऑफ मास से तो बना है, समझ में आ रहा है, उसमें भी आप सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला यूज करते हो। ठीक, तो चलो पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मैंने आपको बताया, जो पार्टिकल जिस फेज में रहना चाहता है उसी फेज में रहेगा, जो पार्टिकल जिस फेज में रहना चाहता है उसी फेज में रहेगा। ठीक है, और उसके मास का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक बात बताओ, जैसे हमारे पास में एक बॉडी है, एक रिजिड बॉडी, ठीक है, मान लीजिए इस पे ना बेटा बहुत सारा ना इस पे वो लगा है, मतलब मासेस है, M1 है, M2 है, तो दो के लिए ले लेते हैं। आपने n के लिए तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दो के लिए लेते हैं, अप टू सो mn कितना हो जाएगा बेटा, rl ले लो, यहाँ M2 का R2 ले लो और mn का बेटा क्या ले लो, R1। एक्सिस से डिस्टेंस समझे। अच्छा, आप इधर भी मान सकते हो, होल बॉडी के कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा जो कि मैं इधर से ले रहा हूँ आप इधर से नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से यहाँ से ले लो, यहाँ रख लो, कि बॉडी के आपके इंटरनल से जितना आपका डिस्टेंस बनता है वही आपका क्या बन जाएगा, डिस्टेंस आप आपका लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप डिफाइन करते हो, कैसे डिफाइन करते हो, I इज इक्वल टू
मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान समझना, अगर बेटा हम लोग I1 निकालते हैं तो बेटा क्या करते हैं, M1R1 का स्क्वायर करते हो ना। अगर बेटा I2 निकालते हैं बेटा कितना करते हैं, M2R2 का स्क्वायर, बोलो यही करते हो। अगर बेटा आप R3 निकालते हो बेटा कितना करते हो, M3R3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमने 3 लिया नहीं, n लिया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, n कर सकते हो ना। आप क्या कर सकते हो, n कर सकते हो, राइट। आई एन इज इक्वल टू MN/R(n) का स्क्वायर कर सकते हो, यही कर सकते हो। अब हम सबको इनर्शियाज को जोड़ेंगे, I इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 अप टू सोन बेटा कितना हो जाएगा, IN के बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू बेटा कितना होता है, M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर अप टू सोन कितना होगा, MN/RN का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या करते हैं पता है, सबका सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबका सम कर लेते हैं, सबका सम कर लेते हैं। I इज इक्वल टू समेशन ऑफ M/R का, अच्छा ये हमारा क्या है, समेशन सबका सम है, M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर प्लस M3R3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन कितना हो जाएगा, MN/R1 का। मतलब आपका इनर्शिया का जो बेसिक फॉर्मूला मिला क्या मिला, MR स्क्वायर, या फिर आप सिग्मा MR स्क्वायर, इसको आप क्या बोलते हो, सिग्मा MR, ठीक है। सब एक्सेस का पूरे क्या हुआ, सब हमें मिल गया इनर्शिया, इसको बोलते क्या, MY या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हो, ठीक है। अगर आप इसका यूनिट देखें, आगे बढ़ते थे, लिखना है इसको, आगे बढ़े, चलो। आई आपने जाना कि आई इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा MR स्क्वायर होता है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू सिग्मा MR स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक बात है। अच्छा इसके बाद अगर सिग्मा MR स्क्वायर के बाद में बात करते हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो आप क्या बताओगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आपकी क्या होगी यूनिट, ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा ये केवल डिपेंड करता है, इनर्शिया इज ओनली डिपेंड ऑन, ये देखो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसको आप शॉर्ट नोट इसलिए बोलो, बार बार बनाते चलो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी आपको मिल जाएंगी जो बिल्कुल नहीं होंगी। इनर्शिया इज ओनली डिपेंड ऑन मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, अच्छा बहुत लोगों को भ्रम रहता है भाई, बहुत सारे फॉर्मुलाज बनते हैं, डिपेंडेंसी होगी, सब पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, नहीं, इट इज नॉट डिपेंड ऑन ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे, टॉर्क पे डिपेंड नहीं करता, जबकि फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क तो आई अल्फा। अगर डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो बच्चे दिखा लेते हैं भाई, टॉर्क इनर्शिया का रिलेशन होता है टॉर्क टू आई अल्फा, जो अभी बताऊंगा मैं, उसमें जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो आप इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन टॉर्क, ठीक है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन सब चीजों पे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इस पे डिपेंड नहीं करता है, कौन नहीं करता बताओ, कौन नहीं करता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करती, केवल डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, only depend on mass and axis of rotation, it does not depend on the torque, angular momentum, rotational kinetic energy, angular velocity, angular acceleration पे डिपेंड नहीं करता, नोट करिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तक आपने ये पढ़ा कि भाई सिग्मा MR स्क्वायर होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आप ये चीज और जाने, क्वांटिटीज की जो होती बेटा, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों शो करती है, तो आप इसको टेंसर क्वांटिटी में रखते हो, किसमें रखते हो, टेंसर क्वांटिटी में रखते हो। ये कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी शो करती है और कभी कभी स्केलर क्वांटिटी शो करती है, तो ये टेंसर क्वांटिटी होती है, ठीक है। कौन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बात समझ आ रही नहीं आ रही है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें पॉइंट है, अच्छा सबका अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने से पहले, मतलब सारे बॉडी का उससे करने से पहले हम लोग एक चीज और पहले पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन।
रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट समझो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसके क्वेश्चंस आते हैं, रोलिंग मोशन वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम लोग केस पर बैच की वैल्यूज निकालते हैं। भाई किसी का 1 आता है, किसी का 3/2 आता है, किसी का 2/5 आता है, कौन जल्दी पहुंचेगा ट्रांसलेशन मोशन में। ये सब आपका डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को आप ऐसे डिफाइन करते हो कि सबके हर एक पार्टिकल जो है, ठीक है, सबके एक्सिस का सम, लाइक जैसे आप देखते हो कि भाई R1 R2 R3 R4 सब दे रखा है, ठीक है। पहले देखो फिजिक्स को पढ़ने से पहले इसकी बहुत अच्छे से सबको विजुलाइज करने का कोशिश किया करो, होगा कैसे। जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, अब सबका एक्सिस होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, x4 होगा, उसके लेके एक्सिस से, ठीक है। तो सबका सम जो होता है ना, वही क्या बोला जाता है, रूट में स्क्वायर वैल्यू बोल सकते हो आप कि भाई रेडियस ऑफ कर्व के बराबर है। जैसे इसको डिफाइन कैसे करें, जैसे हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसका एक्सिस मान लो हमने m1 लिया, इससे डिस्टेंस r1 ले लिया, m2 ले लिया बेटा, r2 ले लिया, अब तो so on बेटा mn ले लिया और क्या ले लिया, rn ले लिया। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ गायरेशन हमने इसका इनर्शिया निकाला, सपोज क्या निकाला बेटा, इनर्शिया निकाला। तो आई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा बताओ, I1 इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा बताओ। I2 इज इक्वल टू बेटा निकालोगे कितना हो जाएगा बेटा, m2 r2 का स्क्वायर बन जाएगा, बोलो। अप टू सो ऑन IN निकालोगे बेटा कितना हो जाएगा, mn rn का स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बेटा हम लोग टोटल इनर्शियाज निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, टोटल इनर्शिया सबका, सबको सम करते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अप टू सो ऑन बेटा कितना हो जाएगा, IN के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब I की वैल्यू बेटा आप क्या रखते हो, I रखो। अब यहाँ बेटा कितना होगा पता है आपको, ध्यान समझना, बात समझो ध्यान। यहाँ बेटा कितना होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, या फिर आप दो तक लिए हो तो आप एक काम कर सकते हो, प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हो। बात समझ आ रही है बेटा, सबका सम जो होता है ना, सबका सम मिला करके मास है सबका, ये रेडियस का सम मिला करके हम लोग क्या लिखते हैं पता है बेटा, m। जब रेडियस की बारी आती है, इसको मास को हमने m लिया, लेकिन रेडियस जब बारी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, k स्क्वायर रख देते हैं, क्या रखते हैं, k स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब यही जो k है वही क्या हमारा क्या रेडियस ऑफ गायरेशन है, इसको और तरीके से भी डिफाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, I अपॉन में m के बराबर। और बेटा यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर I अपॉन में m के बराबर। दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। लेकिन एक बात और मैं बताऊं, ये तो आपका इनर्शिया के साथ रिलेशन हो गया, मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से बताऊं जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हाँ, m जो है मास सबका टोटल कर लिया, I इक्वल टू m के स्क्वायर, k स्क्वायर निकाला, I अपॉन m, k निकाला रूट और I अपॉन। लेकिन बात समझो थोड़ा सा, लेकिन अगर हमें नॉर्मल, अगर आपको डिस्टेंसेस दे रखे हो, उसमें आपको रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अगर मान लो बहुत सारे डिस्टेंस, तो क्या करो, रूट ओवर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू सम rn स्क्वायर अपॉन बेटा क्या करोगे, बात समझ नहीं आ रही, ऐसे आप क्या निकालोगे, कितने फॉर्मूले हुए, दो, एक इनर्शिया के टर्म्स में, एक नॉर्मल टर्म्स में, जो आपके पास R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन होगी, नोट डाउन करिए। जैसे मान लो कुछ इनर्शिया मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे रिंग के, डिस्क के, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको एक चार्ट ही भिजवा रहा हूँ अभी, ठीक है, तो उससे आपको करना है पूरा पूरा सारा, हाँ सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग रहेगा उसमें सारे। पहले तो इनर्शिया का देखो, जैसे मान लो आप सॉलिड स्फीयर की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, सॉलिड स्फीयर की बात करते हो, तो बेटा कितना होगा, 2/5 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर आप हॉलो स्फीयर की बात करते हो, हॉलो स्फीयर की बात करते हो कितना हो जाएगा, 2/3 ठीक है। अगर आप रिंग की बात करते हो, किसकी बात करते हो बेटा, हाफ एम आर, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अगर आप एम आर स्क्वायर भी होता है, हाफ एम आर, जिसका भी सेम चीज है, जिसका एम आर स्क्वायर ना, जिसका कितना हो जाएगा एम आर। अभी मैं आपको मेरी बात, ये जो चीजें हैं ना, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन में यूज होंगे, बाकी सब आपको याद करना है। पता है क्यों याद करना है, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ।
देखो बेटा, वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, बस यही एक मैं टॉपिक कर रहा हूँ। उसका फिर हम लोग इनर्शिया के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्यों इनर्शिया का क्वेश्चन करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इनर्शिया का क्वेश्चन करेंगे और फिर तक हमारा लगभग क्या हो जाएगा वो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आधा आज कर लेते हैं, आधा कल कर लेंगे, उसमें रोलिंग वाला केस कर लेंगे, क्योंकि जब तक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे नहीं होता तो मजा नहीं। देखो, वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये कैसे निकालते हो आप, कैसे निकालते हो, जैसे बेटा देखो, नहीं मेरी बात सुनो, अगर जब भी आपका आएगा ये चीज, अगर मान लो आपको सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना हो, किसके लिए निकालना हो, सॉलिड स्फीयर के लिए बेटा निकालना हो, तो कितना होता है, 2/5 mr² होता है। जो बेटा ये वैल्यू होती है ना, यही आपकी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर। तो अगर आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो 2/5 आप डायरेक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको बेटा हॉलो स्फीयर का निकालना हो, किसका निकालना हो बेटा, हॉलो स्फीयर का निकालना हो, तो बेटा कैसे करोगे बताओ, 2/3 mr² है, 2/3 mr² है, तो आप क्या लिखोगे, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी ना। अगर बेटा आपको निकालना हुआ रिंग का, किसका निकालना हो बेटा, रिंग का, तो रिंग का बेटा कैसे निकालोगे, 1/2 mr² है, लेकिन आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितना, बस यही जो ये है ना, यही इसकी क्या है, मेरा समझाने का तरीका क्या है पता है, आप डायरेक्टली चीजों को समझ जाओ, वैसे आपको मैं वैसे करके बता सकता हूँ कैसे आप एक से देखो, mt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, mr स्क्वायर, ठीक है, जैसे हाफ है, ठीक है, अब m से कट जाएगा तो के स्क्वायर तो भाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 ही तो आ रही है ना, ऐसे करता, ठीक है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गर्म, ध्यान समझो इस बात को, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ता है सिंगल रॉड के लिए, जैसे रॉड दे रखा है बेटा, अब इक्वल डिस्टेंसेस पे आपको क्या करना है, देखो ध्यान, ये बेटा R1 है, ये R2 सेंटर ऑफ मास अपने गिवन है, यहाँ समझो एक थोड़ा अलग चीज है, ठीक है, बात समझ नहीं है, यहाँ R1 R2 दे रखा है, इसका M1 को मास दे रखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, सेंटर ऑफ मास कहाँ सेंट्रेट कर रहा है, बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर हमें आपको निकालना, कैसे निकालना, हाँ बताओ जल्दी, ये मास है ना, मास, इसका मास यहाँ M1 है, इसका M2 है, सोचो, बीच में सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में, हाँ 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 बिल्कुल सही सही जा रहे हो, निकालो एक बार, निकालो, पेन चलाओ, पेन चलाओ एक बार, पेन चलाओ बेटा, मैं कह रहा हूँ पेन चलाओ, नहीं आएगा तो मैं तो कराऊंगा ही, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में इनर्शिया वगैरह सब कुछ निकालना, इनर्शिया निकालो, सेंटर ऑफ मास भी निकालो, बताओ इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निकालो, सेंटर ऑफ मास आप निकाल दो, सोच लो, चलो बताता हूँ, और करते रहो, इनर्शिया वगैरह निकाल, इसका इनर्शिया ही बताओ, इनर्शिया, ठीक है, M2 R2 स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है, जैसे क्या निकाले, चलो बताओ इसको, नहीं आया, हाँ
क्या इनर्शिया निकाला, इनर्शिया कितना निकाला बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो आप बात समझो, इसको समझ में नहीं आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू, इसमें क्या मान लो R1, क्या मान लो, एक एक चीज निकालो पहले। हाँ। अगर आप इनर्शिया निकालोगे बेटा इसका क्या मिलेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ये तो मिलेगा। अगर बेटा R1 निकालते हैं क्या होगा बेटा, M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू R। अगर बेटा R2 निकालते हैं क्या मिलेगा, M1 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू R। बोलो क्या मिलेगा आप देखिए, ठीक बात है, उसके टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को पहले नोट कर लो, एक एक चीज नोट करो और बताओ फिर। प्रॉब्लम नंबर 1 लिख लिया इसको, लिख लिया इसको, करूँ आगे। R1 is equal to M2 upon M1 plus M2 into capital R small r, और R2 is equal to M1 upon M1 plus M2 into small r। ठीक है, नेक्स्ट करें प्रॉब्लम। ये तो एक तरह से देखो, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको सभी लोग करो और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है, अ सर्कुलर डिस्क, अ सर्कुलर डिस्क x of radius r is made from an iron, made from an iron plate of thickness T, and another disk, and another disk y of radius 4r is made from iron plate, thickness T by 4, T by 4, relation between Ix and Y1, चलो बताओ, Ix and I1, हाँ जी, इनर्शिया आपको जिस तरह बता रहा हूँ 5 मार्क्स का दिया है, इनर्शिया ऑफ दिस 5 मार्क्स का, जब कुछ नहीं दिया हो तो 5 मार्क्स पर लगा। क्वेश्चन बेटा ये दे रखा है, अ सर्कुलर डिस्क x ऑफ रेडियस r is made from an iron plate of thickness t, and another disk y of radius 4r is made from an iron plate of thickness t by 4,
रिलेशन बिटवीन आई एक्स एंड आई वाई आपको निकालना है। आप पहले निकालिए, फिर आया नहीं, आंसर नहीं है। देखो 64 रेशियो बनाना चाहिए। देखो क्या है, अगर बात करते हो बेटा आई एक्स और आई वाई की, हाँ, तो बेटा अगर इनिशियल निकालते हो बेटा कितना होगा, एम आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। अब मास को अगर आप चेंज करते हो कितना, वॉल्यूम की डेंसिटी करते हो, क्या करते हो बेटा, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका हाफ एम आर स्क्वायर का डिस्क है ना, तो हाफ लगा दो। वॉल्यूम को बेटा लिखते हो एरिया इंटू क्या लिखते हो, थिकनेस, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू कितना होगा बेटा, आर स्क्वायर। बेटा ये जो डिस्क है ना वो सर्कुलर होता है, तो एरिया क्या रखोगे, तो क्या मिलेगा बेटा, हाफ पाई आर स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू थिकनेस। बोलो भैया, ये बेटा ये आई हो गया, ठीक है। डेंसिटी डेंसिटी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी रख लो, सब जगह डेंसिटी लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनर्शिया का रेशियो निकालना है आपको, आई एक्स अपॉन आई वाई कर लो, क्या मिलेगा बेटा बताओ, यहाँ पे कितना मिलेगा, हाफ कितना होगा बेटा, पाई आर वन लिख सकते हो बेटा, आर 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 पावर 4 ना, आर पावर 4 ना, और कितना होगा बेटा बताओ, आर पावर पूरे का तो नॉर्मल आ रहा जाएगा ना ये, लेकिन दूसरी बात है फिर आई वाई ऊपर रखो, आई एक्स नीचे रखो, आर पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, हाँ, और हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर बचेगा, हाँ थिकनेस रखेंगे अभी ना, तो टोटल मिला के डायरेक्ट लिख दूं, आई बाई बाई आई एक्स कितना मिल जाएगा बताओ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, आई बाई बाई आई एक्स कितना मिल जाएगा, टी बाई बाई टी एक्स, बोलो इनटू कितना हो जाएगा, आर का बोलो, अब वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, 1/4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा बताओ, 1/4, एक 4 कट जाएगी, बोलो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ना, कट जाएगा कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, बोलो सीधा सीधा लिख दिया। डिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, डिवीजन कर दो बस, केवल डिवीजन कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे आपका बन गया ना आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, आर पर 4 ही तो बनेगा, क्या आप एक का तो आर पर 4 बन जाएगा ना, एक का तो न्यूट्रल ही रहेगा, जब रेशियो निकालोगे क्या, हाँ हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है ना, ऐसे 3 कैसे क्यों, प्रॉब्लम नंबर आपका 2 है, ये क्वेश्चन किस तरीके से आया है, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे कुछ कह रहे हैं, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो बताओ इसका, बेटा आंसर बताओ, फटाफट बताओ आंसर, आंसर बताओ, हाँ, फॉलो फॉलो स्क्वायर,
तीन इनर्सिया इसके होंगे ना, इसका इनर्सिया, इसका इनर्सिया, इसका इनर्सिया ना, सबको जोड़ना है हमें टोटल इनर्सिया निकालने के लिए। तो बेटा अगर I1 लेते हो तो कितना होगा बेटा, हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा। बेटा I2 लेंगे ना, अगर बेटा जो I2 का होगा वही I3 का होगा। I2 का कितना होगा बेटा, हाफ mr स्क्वायर, तो होता ही होता है उसके एक्सिस टर्म्स में, और mr स्क्वायर और जोड़ दोगे, बोलो भैया कितना आएगा बेटा, 3/2 mr स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भैया जब 3/2 mr स्क्वायर इसका है तो 3/2 स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा, obvious सी बात है। जी 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 जी, क्या मिलेगा हमें बताओ, हाफ mr स्क्वायर प्लस 3/2 mr स्क्वायर प्लस 3/2 mr स्क्वायर, आप जोड़ोगे कितना होगा बेटा, 7/2 mr स्क्वायर। बोलो भैया समझ में आ गया, मतलब एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बेटा सबसे पहले हमारी बात क्या होगी, मान लो एक सॉलिड बॉडी है, क्या है, एक इसका एक्सिस है, नॉर्मल एक्सिस हमने खींच लिया, ठीक है, या फिर आपने ऐसे खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे किसने पैरेलल एक्सिस क्या करके खींच लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान समझो बात को, इसके बीच की डिस्टेंस बेटा कितना मान लो, ये मान लो, क्या मान लो, ये मान लो। तो अगर आप एक एक्सिस से निकालोगे तो आई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में कितना मिलेगा आपको, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस उसकी इनर्शिया किसकी, मास इनटू ए का स्क्वायर, ये आपको क्या मिल जाएगा, पैरेलल एक्सिस। इसका यूज होता है, किसका यूज होता है, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम का स्क्वायर, आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम का स्क्वायर, जो अभी रिंग वाले में यूज हुआ, कैसे हुआ बेटा, जैसे आपने अभी रिंग वाला पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें आपने कैसे निकाला था, ठीक है, इस तरीके के था ना। अब ध्यान समझो, अगर ध्यान समझो, अगर इसका एक का और एक का निकालना हुआ तो आप कैसे करते बेटा, हाफ mr स्क्वायर, उसका तो रख ही देते हो, उसे सेंटर से लेकर के रिंग का, और मास 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 रखो इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर, कितना मिलेगा आपका, 3/2 mr का स्क्वायर। समझ में आ नहीं आ रहा, तो इसका यूज होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या होता है बेटा, यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन में, सवाल में यूज होता है, ठीक है, जैसे यूज हुआ है, मान लो इसके आर डिस्टेंस दे रखे होंगे आपको और आपको निकालना हो, तो ICOM कितना बना, हाफ mr स्क्वायर, और एम ए का स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एम ए का स्क्वायर, ए मतलब क्या है, रेडियस ही है, तो आपका क्या होगा, mr स्क्वायर, तो 3/2 mr का स्क्वायर होगा। अच्छा, जो जिसका इतना होगा वही सेम आपका कितना होगा, 3/2 mr स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपका क्या बना, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए का स्क्वायर, या आई सी एम प्लस एम आर का स्क्वायर। अब हमारा जो नेक्स्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब इसमें बेटा बेसिकली तीन एक्सिस बनाए जाते हैं, एक आपका बेटा कितना होता है, आई जेड बनता है, एक आपका बेटा आई एक्स बनता है, दूसरा हमारा क्या बनता है, आई वाई, या आई वाई इधर मान लो, आई जेड आपका, तो इन्होंने बताया कि जो आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो किसके बराबर बेटा, आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। अब देखो इसी थ्योरम में अगर आपको आई एक्स निकालना बेटा, आप घटाते हो, फिर आई जेड माइनस क्या करते हो बेटा, आई वाई करते हो, क्योंकि आप माइनस करके भी आंसर निकलता है। कब निकलता है, जब आपको ऐसे थ्योरम में जब आई एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको आई जेड में से आई वाई क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो आई जेड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जेड माइनस आई वाई। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स परपेंडिकुलर थ्रू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑन इट्स रिम विल बी, कितना होगा, उसके इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, पहले तो आपने बोला 1/4, हमने उसको डायमीटर की तरफ से बोलो, क्या बोलते हैं आई, आप अगर आप एम एस पर निकालो तो कितना का 4 टाइम्स आई बन जाएगा, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप निकालते हो क्या पता, 3/2 अभी जस्ट बताया था, बोलो 3/2 इंटू कितना, 4 टाइम्स आई, कट जाएगा, क्या मिलेगा 6 टाइम्स आई, बोलो
समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? Moment of inertia of uniform circular disc about a diameter is I. Its moment of inertia about its perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. ठीक है, तो आपने डायमीटर की तरफ से निकाल लिए, इक्वेशन बना ली, इसकी वैल्यू से पुट कर दी, बस आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, डायमीटर 1/2 m² होता है, डायमीटर की ये निकालो, डिस्क का 1/4 m² आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया रिलेशन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है बाकी है, रोलिंग मोशन वगैरह पूरा भी बचा हुआ है। ठीक है, इस क्लास में इतना तक इनर्शिया तक है, इनर्शिया तक करके आना।